नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। रसायन विज्ञान का हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे थे, धातु, खनिज एवं अयस्क से उससे संबंधित उनके गुणधर्म और जो है उनके उपयोग। तो इसमें हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे, कुछ प्रश्न इसमें बच गए हैं जो और इम्पोर्टेंट हैं, तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, खनिज धातु या अयस्क से संबंधित माइका। माइका के बारे में है, जिसे क्या कहा जाता है, दूसरे शब्दों में अभ्रक कहा जाता है। माइका माइका क्या है? ऑप्शन ए है उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, बी है ऑप्शन आपका उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है, सी ऑप्शन है आपका उष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक है, और डी ऑप्शन है आपका उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक है। तो इससे क्या पूछा गया है? चालक और कुचालक से ही संबंधित है। तो आपको बताना है माइका। सबसे पहले तो आपको माइका पता होना चाहिए क्या होता है। अभ्रक होता है, देखे होंगे आप, नहीं देखे हैं तो आप लोग अच्छे से आयरन देखे होंगे। आयरन में अधिकतर माइका प्रयोग होता है। आयरन मतलब प्रेस, जो कपड़ा प्रेस करने वाला है उसमें माइका का यूज होता है। उसमें देखिएगा परत लगा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। अभ्रक जो होगा उष्मा का चालक होगा और विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। इसीलिए उसको प्रेस में प्रयोग किया जाता है ताकि आपको करंट ना लगे। अगर बीच में लेयर उस माइका का ना लगा होता तो आपको करंट लग जाता है। इसीलिए उसमें आयरन में जो प्रेस है उसमें प्रयोग किया जाता है माइका, क्योंकि वो उष्मा का चालक है, गर्म होता है, और विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। देखिए अभ्रक के बारे में नोट करते जाइए सभी जो मैं बता रहा हूं। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह उष्मा का क्या है, चालक है तथा विद्युत का कुचालक होता है। और इसका उपयोग मुख्यतः किसमें, विद्युत उद्योगों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। विद्युत रोधन मतलब उसमें से आपको करंट नहीं लगेगा, कुचालक होता है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है। देखे होंगे प्रेस में जब प्रयोग करते हैं तो हाई वोल्टेज रहता है, उतना बहुत ज्यादा गर्म होता है वो, तथा इसमें ऊर्जा क्षय भी क्या होती है, कम होती है। और अभ्रक की परावैद्युत शक्ति जो होती है तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, ये भी याद रखेगा। अतः इसे क्या है, संधारित्र तथा अधिक वोल्टेज की के वैद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। अभ्रक का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अभ्रक आप वो मत सोचिएगा जो चिमकीली होता है, वो भी एक प्रकार का अभ्रक है, लेकिन जो आपका विद्युत में प्रयोग होता है वो अलग होता है। प्लेट कभी देखिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो प्रेस को खोलिएगा, खोलना आता होगा तो, और उसके नीचे देखिएगा अभ्रक का परत लगा रहता है। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? लोहा और इस्पात, बी खिलौने, सी आपका ग्लास और कुम्हारी, डी आपका वैद्युत। बिल्कुल सरल है, अभी मैंने बता दिया था कि जो अभ्रक का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है कच्चे माल के रूप में, आपका वैद्युत में। वैद्युत में अधिकतर उपयोग किया जाने वाला अगर कुछ है जो धातु है, अधातु है ये, तो वो है अभ्रक। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक है, मैंने बताया अभी। तो यही जो अभी डिस्क्रिप्शन लिखवाया हूं उसी को दोबारा लिखा गया है ताकि आप इसको एक बार और देख लें। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, निम्नलिखित द्रव में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? उष्मा का चालक है पूछा है, ठीक है, बहुत अच्छा सर्वोत्तम चालक भी। ए पारा, बी पानी, सी ईथर और डी बेंजीन। आप लोग कमेंट करते जाइए उसका सही आंसर क्या होगा। सब कमेंट करेंगे जितने लोग हैं। बिल्कुल, क्या होगा, उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होगा वो पारा होगा। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, पारा जो है वो उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इसीलिए देखे होंगे आप, पारा का किसमें प्रयोग होता है, आपका थर्मामीटर में प्रयोग होता है। डॉक्टर जो पुराना थर्मामीटर जो रखते हैं उसमें जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। धातु उष्मा की अच्छी चालक होती है, ठीक। अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा क्या है, पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर भी किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है।
अतः दिए गए विकल्पों में पारा द्रव अवस्था में धातु होने के कारण जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा, याद रखिएगा। चलिए दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? अभी मैंने बताया क्या होगा, जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक मैंने बता दिया है पारा है। और पारा क्यों है? क्योंकि वो ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। बाकी धातुएं जो होती हैं आपका ठोस अवस्था में होती है, लेकिन सामान्य ताप पर जो पारा है वो द्रव अवस्था में रहती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताया, सामान्य ताप पर कौन सा द्रव होता है आपका? पारा। वही प्रश्न है, देखिए घुमा घुमा के पूछ सकता है आपसे पारा के बारे में, इसीलिए पारा को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, सभी आंसर देते जाइएगा, आंसर देना बहुत जरूरी है, तभी तो आप देख पाएंगे कि आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता, कौन सी विशेषता है जिसके कारण इसका प्रयोग जो है तापमापी में प्रयोग किया जाता है? उच्च घनत्व, उच्च द्रवता, उच्च संचालन शक्ति, या डी आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो याद रखिएगा पारा का वह गुण कौन सा है आपका? उच्च संचालन शक्ति जो है पारा की अधिक होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग जो है तापमापी में किया जाता है। इसे सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी वो रिएक्ट करता है ताप को। कौन? पारा। पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तन को भी क्या कर लेता है? दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी कितना होता है? उच्च होता है। कितना होता है? 356.6 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप तक वह सहन क्षमता होती है, जिसके कारण यह उच्च तापमानों को मापने में भी सर्वाधिक उपयोग की जा सकती है। और तापमापी में पारे के प्रयोग में मुख्यतः कारण कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। पारा का कौन कौन सा जो गुण है जिसके कारण उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? आपका तापमापी में किया जाता है। तो पहला गुण है, यह क्या होती है? अपारदर्शी, चमकदार और तथा अंकित मापन के पठन में सुविधा होती है। क्या होता है? इसके वजह से अपारदर्शी, चमकदार होता है, जिसकी वजह से पठन में सुविधा होती है। दूसरा है आपका, इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऊष्मीय चालकता क्या होती है? इसकी उच्च होती है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित कर लेता है। तीसरा है आपका, पारा कांच पर नहीं चिपकता है तथा अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से इसमें अंकित हो पाती है ताप। तो ये नोट कर लीजिए पारे के कौन कौन से गुण हैं। आपको ये ऑप्शन जो है, इसमें ये ऑप्शन भी बना के दे सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का गुण है, तो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? ए आयरन, बी लेड, सी मैग्नीशियम, या डी एल्यूमिनियम। बिल्कुल भी क्रिया नहीं करता है जल के साथ। कौन सा नहीं करता है? चलिए मैं बता देता हूं, जो आप याद रखिएगा, लेड जो है वो आपका जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। सही आंसर होगा इसका लेड। चलिए देख लेते हैं लेड के बारे में, नोट डाउन करते जाइए सभी को, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेड प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक क्या है? जहरीली धातु है। लेड का इस्तेमाल इमारतें बनाने, विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियां और वजन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा लेड जो है, लेड और लेड के यौगिकों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? पेंट में, सिरेमिक, पाइप और प्लम्बिंग सामग्री। इसके अलावा सोल्डर मतलब सोल्डिंग करने वाला है ना, सोल्डिंग से है। गैसोलीन, बैटरी, गोला बारूद और सौंदर्य प्रसाधन जैसे उत्पादों में भी किया जाता है। धातुएं जैसे कि कौन कौन सी? लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है जल या भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। कौन कौन सा? इसको नोट डाउन कर लीजिए, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है आप उस पे जल के साथ वो बिल्कुल भी कुछ भी क्रिया नहीं करती हैं। तो याद रखिएगा लेड एक ऐसी धातु है जो जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपका,
तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से, एल्यूमिनियम से, तांबे के, कार्बन के या लोहे के। आंसर दीजिए। अभी मैंने थोड़ा देर बताया इसका आंसर क्या होगा कि लेड जो है वो किसके साथ क्रिया नहीं करती है, जल के साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करती है। उसके अलावा और मैंने कौन कौन सी चीजें बताई थी आपका, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो इसमें ऑप्शन क्या मिला है आपको, तांबा जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी तांबा, तांबे के साथ बिल्कुल भी भाप कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसके साथ साथ और कौन कौन से हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है, चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट रेत या हेमेटाइट। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, ये डायरेक्ट पूछना चाह रहे हैं आपसे। बहुत सरल है ये प्रश्न। लोहा जो है हमेशा याद रखिएगा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हेमेटाइट से। और हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट से क्या होता है, रेत। मोनाजाइट रेत से बताया था मैंने, थोरियम जो है कहाँ पाया जाता है, केरल में प्राप्त हो, केरल में जो है रेत में पाया जाता है मोनाजाइट। और पिच ब्लेड जो है वो यूरेनियम से प्राप्त होता है, सॉरी पिच ब्लेड से है जो आपका यूरेनियम प्राप्त होता है, उल्टा कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है। ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी सिडोराइट, ऑप्शन सी लिमोनाइट और ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से, आंसर इसका क्या होगा। बैलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है, और वहां पर बैलाडीला की बहुत बड़ी खदान है। वहीं से किसका खनन होता है, याद रखिएगा, हेमेटाइट का खनन होता है, जो कि जिससे क्या प्राप्त होता है आपका, लोहा प्राप्त होता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है, और हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। अतः यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है हेमेटाइट, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार आदि राज्यों में पाई जाती है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले में क्या आती है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क है की प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में। जो कौन सा प्राप्त होता है आपका, मैग्नेटाइट प्राप्त होती है, जो कि इससे जो हेमेटाइट है उससे कम गुणवत्तापूर्ण होता है। सबसे अधिक गुणवत्तापूर्ण जो होता है आपका कौन सा होता है, हेमेटाइट होता है। नोट डाउन करते जाइए सभी को। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ग्यारहवां प्रश्न है आपका। ऑप्शन में ऐसे दीजिएगा ना, हमेशा कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो प्रश्न क्रमांक लिखना है और आपने क्या आंसर दिया है वो दीजिए, ठीक है। चलिए सूची 1 को, तो पहला ऑप्शन है, उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक दिया हुआ है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है ये बताना है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी है, और उष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा होगा ये बताना है। उधर आपका सूची 2 में दिया गया है, स्वर्ण, सीसा, एल्यूमिनियम और चांदी, ये धातुएं किससे किससे सुमेलित होंगी आपको यहाँ से बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, समय नहीं गवाएंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से क्या होगा। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन सा है बताया था, सबसे ज्यादा तो सोना होता है, लेकिन सोने के बाद आपका चांदी होता है, याद रखिएगा, सोना भी नहीं है। उष्मा तथा विद्युत दोनों का सर्वोत्तम संचालक जो है आपका चांदी है। उसके अलावा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम है, याद रखिएगा। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के बाद एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक धातु है। सी है आपका, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी आपकी, सोना है, गोल्ड, ठीक है। और उष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा होगा जाएगा का, सीसा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी देखिए 1 का 4, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये सबको नोट कीजिएगा, अभी बता रहा हूं आगे।
क्या है? चांदी ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक होती है। भूपरपट्टी में अगर पूछ लिया जाए ऊष्मा और विद्युत का, चांदी के बाद कौन सा है? उसके बाद तांबा होता है, ठीक है, इसीलिए विद्युत तारों में तांबे का यूज किया जाता है। भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। और स्वतंत्र अवस्था में सोना जो है मुलायम, बहुत तन्य तथा आघातवर्धनी धातु का वह गुण जिसके कारण इसे आसानी से पतली चादरों में पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है। तो सबसे तन्य धातु कौन सी होगी? आपकी सोना होगी। लेकिन आभूषण बनाने के लिए आपका शुद्ध सोने का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने बताया था 10 से 22 कैरेट सोने का यूज किया जाता है। और शीशा क्या है? ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है, जो कि सुमेलित है सभी को। जो लाइन बता रहा हूं उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, जल्दी से देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न 12वां है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी? तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया इसमें सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है? आपकी लकड़ी तो है ही नहीं। ग्रेफाइट और हीरा ये चालक है, लेकिन इसका आंसर ग्रेफाइट नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत के पदार्थ की विद्युत चालकता जो है चांदी की सर्वाधिक होती है। ये पूरा अभी डिटेल मैंने थोड़ा देर पहले बताया। सोने के लिए सोना सबसे तन्य है और आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट का यूज नहीं किया जाता कभी भी, क्योंकि वो इतनी मुलायम होती है कि उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए उसमें मिलाया जाता है, इसलिए 22 कैरेट तक यूज किया जाता है, 10 से 22 कैरेट। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हेमेटाइट है ये हेमेटाइट, बी लिग्नाइट, सी बॉक्साइट या डी मैग्नेटाइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए तो मैंने बता दिया था कि एल्यूमिनियम जो पहले तो हेमेटाइट देखिए, हेमेटाइट जो है आपका किसमें प्रयोग है? लोहे का है। अमोनियम मैग्नेटाइट जो भी है आपका लोहे का है। याद रखिएगा लिग्नाइट जो भी है लोहे से संबंधित है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होने वाले मुख्य खनिज होती है। बॉक्साइट का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। बॉक्साइट Al2O3.2H2O। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है कौन सा? बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम के जलायोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जलायोजित मतलब उसमें जल की मात्रा पाई जाती है। और यहाँ फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि 2 अणु जो है आपको जल के यहाँ पर दिख रहे होंगे। यह प्रधानतः गिब्साइट, ब्रोमाइड एवं डायस्पोर का सम्मिलित रूप होता है। और यह सर्वप्रथम कहाँ? दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया। कौन सा? बॉक्साइट। इसलिए इसका नामकरण जो है आपका किसके नाम पर किया गया है? लेस बॉक्स के नाम पे क्या किया गया है? बॉक्साइट किया गया है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। विधि भी पूछ सकता है कौन किससे अयस्क जो है प्राप्त किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। मतलब इसके अयस्क और धातु से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम बॉक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर सिनेबार, ऑप्शन सी जिंक कैलामाइन या डी जो है आपका आयरन हेमेटाइट। जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए, आप लोग लाइन से बताते जाइए। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था क्या है? एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट का बिल्कुल सही है। उसके बाद कॉपर सिनेबार का नहीं है। ऑप्शन सी जिंक कैलामाइन का है और आयरन जो है हेमेटाइट का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कॉपर सिनेबार का नहीं है। कॉपर किसका है आपका? नोट डाउन कर लीजिए इसको। कॉपर किसका है? क्यूप्राइट का है। क्यूप्राइट जिसे बोला जाता है या क्यूप्राइट, उसी का ही आपका अयस्क है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है, कॉपर जो है क्यूप्राइट का अयस्क है, पारा जो है सिनेबार का होता है, सिनेबार के लिए पारा है, और जिंक के लिए कैलामाइन है, और आयरन के लिए कौन सा है आपका? हेमेटाइट है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम हॉल में। देखेंगे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे, आपसे बनेंगे बिल्कुल। जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। फटाफट करते हैं, आज ये चैप्टर खत्म करना है, पार्ट 2 है इसका। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बी है आपका कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है।
ऑप्शन सी, बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। और ऑप्शन डी, यशद सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। यशद मतलब क्या होता है आपका, जस्ता को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, जस्ता को यशद कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बाकी जो कथन है आपका बिल्कुल ये सही है बी, बाकी सब जो है आपका गलत है। चलिए देखते हैं क्या क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः टूथपेस्ट में देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट वही टूथपेस्ट है का एक अवयव होता है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। और टूथपेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव कौन कौन सा होता है, अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आद्रक होते हैं। अदरक नहीं, आद्रक होते हैं। आद्रक अर्थात उसमें नमी पाई जाती है, वही जो पूछा बताया गया है 20 से 42%। और टूथपेस्ट में अपघर्षक क्या होता है, अपघर्षक वे होते हैं, ये कण दांतों से दाग और मलबे को हटाने में मदद करते हैं। अपघर्षक कण दांतों के इनेमल को खराब भी कर सकते हैं, हानिकारक भी होती है ये, है ना। इससे दांतों में संवेदनशीलता और पीलापन भी आ सकता है। सामान्यतः जो टूथपेस्ट में अपघर्षक होते हैं की मात्रा 50% तक होती है। और अपघर्षकों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 एवं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के अविलेय कण शामिल होते हैं। ठीक है, आपका ये कण मिला रहता है। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टर देख लेंगे, अगला कथन उसमें दिया था जो नाभिकीय रिएक्टर में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का किस रूप में प्रयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो आपका ऑप्शन दिया गया था कौन सा, सोडियम, गलित सोडियम का प्रयोग किसमें किया जाता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। FBTR भौतिकी सेक्शन में इसको बताया गया था अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं जल्दी से, छूट जाता है इसलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आप लोग लिख लीजिए, ये 16वां है। ठीक है, सूची दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन कौन सा किससे सुमेलित है। सूची 1 में दिया गया आपका भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण, वल्लकीकरण। और सूची 2 में दिया गया है रबर, पेट्रोलियम, ताम्र, खाद्य वसा। इससे संबंधित कौन सा है ये मिलाना है, कौन कौन सी विधि किससे संबंधित है यही पूछा गया है। ऑप्शन देखिए सामने और आंसर दीजिए जल्दी से। समय नहीं गवाएंगे, बिल्कुल आंसर देते रहिए आप लोग, कमेंट कीजिए। देखते हैं भंजन, भंजन किससे संबंधित है आपका, पेट्रोलियम की विधि, जो पेट्रोलियम होती है पेट्रोलियम से संबंधित कौन सा है, भंजन विधि से प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा प्रगलन जो है आपका, प्रगलन किसके लिए प्रयोग होता है, ताम्र के लिए, तांबे के अयस्क निकालने के लिए। और हाइड्रोजनीकरण याद रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण किसके लिए, खाद्य वसा के लिए प्रयुक्त होता है। और वल्लकीकरण जो है आपका रबर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहले का आंसर आपका 2, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए देख लेते हैं भंजन के बारे में। भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से क्या प्राप्त होती है आपका, पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा पेट्रोलियम किससे प्राप्त किया जाता है तो कौन सी विधि है आपका, भंजन। प्रगलन क्या होता है, प्रगलन तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने के क्या है, रासायनिक विधि है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह क्या होती है, वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाती है। और वल्लकीकरण क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कौन किससे संबंधित है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड चुनिए आपका, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है, जल्दी से आंसर दिया कीजिए। 17वां प्रश्न है ये, ठीक है।
प्रश्न क्रमांक 7 सूची 1 में दिया गया हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक्य। ऑप्शन सूची 2 में दिया गया कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और कार्बन। कौन कौन सा किससे सम्मिलित है दिख रहा है सभी को? सरल है प्रश्न। चलिए देखते हैं हीरा। हीरा किससे संबंधित है? हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन ठीक है, कार्बन का अपरूप है। संगमरमर किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात कैल्शियम से संबंधित होगा। उसके बाद बालू जो है किससे होगा? बालू जो है सिलिका रेत से संबंधित है बालू, सिलिकॉन सॉरी। और डी माणिक्य, एक ही ऑप्शन बचा है, माणिक्य किससे संबंधित है? एल्यूमिनियम से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 1 का 4 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कौन किससे सम्मिलित है इसको अच्छे से पढ़ लिया कीजिए और इसको जो बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। हीरा क्या है? हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से कितने चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था में द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है। दूसरा मार्बल संगमरमर क्या है? एक रूपांतरित पत्थर है जो किससे प्राप्त होता है? शुद्ध कैल्साइट, जिसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है वो? क्रिस्टलीय रूप है से बना होता है संगमरमर। और बाकी 2 और बच गए। रेत जो है, रेत का प्रमुख संगठक कौन सा होता है आपका? सिलिका, SiO2 सिलिकॉन, उसी को ही कहा जाता है सिलिका, जो चमकता है रेत में वही। और माणिक्य या रूबी है, क्या होता है? गुलाबी या लाल रंग का रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो क्या होता है? लाल होता है। नोट डाउन कीजिए, क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण ही माणिक्य का रंग जो है लाल होता है। और रूबी का मुख्य संगठक कौन सा है? एल्यूमिना है, Al2O3 है। साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है? क्रोमियम आयन Cr3+ भी उपस्थित होता है। इसमें क्या होगा इसका सही आंसर? एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑप्शन में था इसलिए आंसर उसका एल्यूमिनियम। चलिए देखते हैं जल्दी से प्रश्न क्रमांक 18, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। समझ में आता है सभी को जो पढ़ा रहा हूँ? एक बार कमेंट कर दीजिए, सभी समझ में आता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। 18 है प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन सा? एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज? जल से हल्का, चलिए लेट कमेंट कीजिए। सोडियम जो है, याद रखिएगा, सोडियम जो है जल से हल्का तत्व धातु होता है, रासायनिक तत्व है। सोडियम क्या है? एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के किसमें? पहले मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। और सोडियम का संकेत जो है क्या है? Na है। सोडियम के एक स्थिर समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 23 और 4 रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं। नोट डाउन कीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है। और सोडियम जो है शरीर के लिए बहुत उपयोगी तत्व है। यह शरीर की कोशिकाओं में पानी को नियंत्रित करता है। सोडियम की कमी को मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है? हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है। हाइपोनेट्रेमिया अगर पूछ दिया जाए तो नया शब्द नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि सोडियम की कमी की वजह से जो बीमारी होती है, सोडियम की कमी होती है, उसे मेडिकल भाषा में हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है। और सोडियम का अपेक्षित घनत्व तो कितना होता है? 0.97 होता है। और जल का अपेक्षित घनत्व तो कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए जो है जल से हल्का होने के कारण यह जल पर क्या होता है? तैरने लग जाता है। कौन? सोडियम। चलिए सेशन को सभी लाइक कर दीजिए एक बार और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि हमारा सेशन आपको कैसे लगता है। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? इस्पात, पारा, सोना। बी आपका सोना, पारा, इस्पात। सी आपका इस्पात, सोना, पारा या सोना, इस्पात, पारा। घनत्व के बारे में पूछा गया है। घनत्व जिसका है उसका अवरोही क्रम, अवरोही मतलब सबसे बड़े को पहले लिखना है, ठीक है, और उसके बाद उससे छोटा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसे आप पहले लिखिए। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करते जाइए, कमेंट बहुत जरूरी है।
चलिए देख लेते हैं सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है घनत्व, सोना, पारा या इस्पात, इसमें से किसका होता है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा होता है आपका सोना का। ठीक है, ऑप्शन 2 है। सोना के बाद होता है आपका पारा का, पारा इस्पात। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर। सोने का जो है सबसे घनत्व अधिक होता है, उसके बाद किसका होता है? पारा का होता है, उसके बाद होता है इस्पात। पदार्थों का घनत्व क्या होता है? उनके द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के बराबर होता है। नोट डाउन, उनके द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के बराबर होता है। इसे किससे? किलोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। और घनत्व के हिसाब से अवरोही क्रम क्या होगा, जिसे क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। सोना 19.3, पारा जो होता है 13.6 और इस्पात का होता है 7.75। इसीलिए क्रम जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर पदार्थों का घनत्व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना हो तो यह कार्क, पानी, लोहा, पीतल और पारा होगा। बढ़ते क्रम में बता दिया है ना, बढ़ते क्रम में भी लिख लीजिए। उसके बाद अगर पदार्थों का घनत्व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना हो तो यह क्रम भी सही होगा। कार्न सिरप, वनस्पति तेल और पानी। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, काम आएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए, सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। और जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए अच्छे से, नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ लीजिए, काम आएगा और एग्जाम हॉल में आप इसी से प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है आपका, किसी पदार्थ के घनत्व को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई द्रव्यमान, आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान, और डी आपका बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी घनत्व की बात करें तो आपका द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के बराबर, आयतन से संबंधित होता है के रूप में क्या होता है? परिभाषित किया जाता है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? चलिए देखते हैं। नोट डाउन कर देखिए, नोट डाउन कीजिए। किसी पदार्थ का घनत्व द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है और घनत्व का सूत्र क्या होता है? D/mv, जहां क्या है? D घनत्व होता है, m द्रव्यमान होता है और v मात्रा होती है। ठीक है, एक सामग्री का घनत्व तापमान और दबाव में भिन्नता के साथ बदलता रहता है। यह भिन्नता ठोस और तरल पदार्थों के लिए छोटी है लेकिन गैसों के लिए बहुत अधिक होती है। किसी वस्तु पर दबाव पड़ने से वस्तु का आयतन क्या होता है? घट जाता है और इसी प्रकार उसका क्या घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में आमतौर पर अलग अलग घनत्व होते हैं और ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की इकाइयों में भी व्यक्त किया जाता है। किलोग्राम नहीं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में भी प्रयुक्त किया जा सकता है उसका मात्रक। क्या होगा जल्दी से देखिए। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 21 है, कॉपर किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट का, मैलेकाइट का, कैलेमाइन का या उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। कॉपर किसका अयस्क है ये बताना है, तो नोट कर लीजिए अच्छे से। कॉपर जो है वो मैलेकाइट का अयस्क होता है। अयस्क क्या होता है? अयस्क प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं जिनमें धातु या धातु के यौगिकों सहित महत्वपूर्ण तत्वों के साथ पर्याप्त खनिज होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। उनके गुण क्या क्या होते हैं? धातु अयस्क सामान्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, सिलिकेट, कार्बोनेट आदि होते हैं। नोट डाउन। अगला है, धातु हमेशा मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। और पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं जो हैं संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती हैं। अगर पूछ लिया जाए संयुक्त अवस्था में कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और इन धातु यौगिकों से धातु का एक शुद्ध रूप निकाला जा सकता है। तो याद रखिएगा, अयस्क जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। धातु अयस्क खनिज से संबंधित हमने यही प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन सभी को कीजिए। जो फैक्ट बता रहा हूँ उसको जरूर पढ़िए। क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए और जो फैक्ट बता रहे हैं उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। 22वां प्रश्न है आपका, विद्युत ऊष्मक इलेक्ट्रिक हीटर में
तापन अवयव किस धातु से बना होता है? तापन अवयव मतलब जो है, जो हीटर में जो गर्म होने वाला कॉइल है वो किससे बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, नाइक्रोम, लीड नहीं, ये लेड होगा आपका, ठीक है, लेड, और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखे होंगे हीटर में, अगर नॉर्मल पुराने जमाने के जो हीटर देखे होंगे तो आपका कॉइल लगा होता है, वो कॉइल किसका बना होता है ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा सही आंसर? इलेक्ट्रिक हीटर में याद रखिएगा नाइक्रोम से बना रहता है वो। और नाइक्रोम से क्यों बनाते हैं? तो नाइक्रोम का गुण देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। नाइक्रोम एक क्या है? मिश्र धातु है। यह निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और लौह धातुओं से मिलकर बना होता है। देखिए इतने सारे मिश्रण होते हैं इसमें निकल में। इसमें निकल कितना परसेंट होता है? 80 से 54% होता है। क्रोमियम 10 से 22% होता है। लोहा जो है 4.8 से 27% तक हो सकता है। और नाइक्रोम के जो महत्वपूर्ण गुण है जिनके कारण उसका प्रयोग हीटर में किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर में, क्या है? पहला, यह अचुंबकीय होता है। दूसरा गुण है उसका, इसका विद्युत प्रतिरोध जो है वो आपका ज्यादा होता है, इसीलिए प्रयोग किए जाते हैं। और तीसरा, ऊंचे तापमान पर इसका संचारण नहीं होता। संचारण मतलब वो भंगुर नहीं होता है कि वो गर्म हुआ फिर टूट जाए, ऐसा नहीं होता। उसके बाद इसका गलनांक कितना है? 1400 डिग्री सेल्सियस का होता है, बहुत उच्च है। इसी वजह से तापन जो गर्म होता है तो वो नहीं टूट पाता है और वो टिका रहता है, नहीं गलता है। इसकी विशिष्ट प्रतिरोध जो है ज्यादा होती है। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको पता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। यह तेजी से ऑक्सीकृत नहीं होती है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, ठीक है, ये गुण है इसके। और नाइक्रोम का प्रयोग और किन किन कामों में प्रयोग होता है देख लेते हैं। प्रतिरोधक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ऊष्मक हीटर बनाने में इसका प्रयोग होता है क्योंकि ये सारे गुण मैंने बता दिया। उच्च तापमान में भी ये गलनांक इसका क्या है? 1400 डिग्री सेल्सियस होता है इस वजह से। और विद्युत ताप तत्व बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है आपका विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। आगे देखते हैं, हीटर के तार में करंट प्रवाहित होने पर नाइक्रोम में बहुत ज्यादा प्रतिरोध बनता है। इस प्रतिरोध के कारण ही क्या होती है? आपका ऊष्मा उत्पन्न होती है, जहां पर हीटिंग प्रभाव, इसी को क्या कहा जाता है? जूल हीटिंग प्रभाव कहा जाता है। नाइक्रोम का जो कॉइल होता है इसमें प्रतिरोध उच्च होता है। जब आप इसको करंट देते हैं तो यहाँ पर उच्च प्रतिरोध हो जाता है, और उच्च प्रतिरोध होता है तो हीटिंग प्रभाव के कारण जो होता है वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, और हमें जो है एक हीटर के रूप में वो प्रयोग करना शुरू करते हैं उसको। इसे क्या कहते हैं? जूल हीटिंग प्रभाव। नाइक्रोम को हीटिंग तत्वों के लिए क्या है? सबसे अच्छा बनाने का कारण क्या है? कि जब इसे हवा में गर्म किया जाता है तो यह क्रोमियम ऑक्साइड की एक बाहरी परत विकसित करता है ना, जो इसे हवा में स्थिर बनाता है। और यह क्रोमियम परत तत्व को गर्म करने के दौरान आगे ऑक्सीकृत करने में क्या करती है? मदद करती है। इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा नाइक्रोम जो है किस किस धातु से मिलकर बना होता है, इसको अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका, एक मिश्र धातु है, कौन कौन सा? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और लौह धातुओं से मिलकर बना है। आप इसका परसेंट याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं मिली हुई होती हैं। चलिए, तो धातु, खनिज और अयस्क से संबंधित लगभग सारे प्रश्न हमने कर दिए हैं। आपको अगर कुछ डाउट लग रहा है इसमें तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा नोट कर लीजिए। अगर कुछ डाउट है तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और अगर लगता है कि और इस टॉपिक में क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो खनिज अयस्क और जो है धातुओं से संबंधित प्रश्न हमने किए। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, इसमें से और कुछ अगर बचा होगा तो आपको करा दिया जाएगा, लेकिन जो अभी कराया गया है उसको अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।